स्मैकडाउन को तो मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने ही वाला हूँ इस वीडियो में, लेकिन उसके बाद जो आउटकम्स निकले हैं स्मैकडाउन से, इन फ्यूचर में क्या हो सकता है स्टोरी लाइंस में, उन सब चीजों के बारे में भी बात हम करेंगे। वेल, स्मैकडाउन की शुरुआत होती है जिमी ऊसो से। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भाई जिमी ऊसो भी कभी स्मैकडाउन की शुरुआत कर सकता है। तो भाई स्मैकडाउन की शुरुआत जो है जिमी ऊसो की एंट्रेंस से होती है, और भाई जिमी ऊसो का जो थीम सॉन्ग है वो भी काफी बढ़िया है। जे ऊसो की तरह ही जिमी का भी भाई बहुत बढ़िया है। अगर एक साथ एक उसमें वाइब भी जुड़ जाए अच्छे से, अगर लोग भाई इसके साथ भी चेयर करने लगे, और हमें पता चलता है कि जिमी ऊसो वर्सेस सोलो का आज मैच भी होने वाला है भाई। तो उसी के ऊपर जिमी ऊसो कहते हैं कि मैं यहाँ पर वापस आ चुका हूँ और फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में तुम सभी का स्वागत है। जिमी जिस वे में कहते हैं ना भाई इन चीजों को, तो भाई जे की वो सारी बातें साबित हो जाती है, सही साबित होती है कि जिमी जो है सबसे फनीस्ट बंदा है लॉकर रूम का। क्योंकि भाई जिस वे में वो इन प्रोमो को कट करता है भाई, वो भाई एक अलग ही फनी वाइब थी भाई। वो जिमी ऊसो को इस तरीके से देखकर भी भाई बहुत मजा आ रहा था इतने टाइम बाद। तो जिमी ऊसो यहाँ पर कहते हैं कि मुझे 6 महीने के लिए यहाँ से दूर रखा गया, और वो भी किसने मुझे रखा? मेरे खुद के भाई सोलो ने। लेकिन अब वक्त आ गया है कि मैं उससे बदला लूं। आज रात होगा एक बिग जिम वर्सेस स्मॉल सोलो का मैच, और मैं उसे बता दूंगा कि बड़ा तो हमेशा बड़ा ही होता है। लेकिन इसके बाद यहाँ पर अचानक से OTC एंट्रेंस कर लेते हैं भाई, और इस बार जो रोमन रेंस एंट्री करते हैं भाई, वो भाई देख के पता लग रहा है कि भाई रोमन रेंस आज काफी खुश हैं, क्योंकि वो इस तरीके से एंट्रेंस उन्होंने पिछले कुछ स्मैकडाउन्स पर तो नहीं की थी। यहाँ पर वो बहुत ही अलग वाइब में लग रहे थे कि भाई मेरा भाई वापस आ चुका है, तो अब मुझे टेंशन लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है। इसलिए रोमन रेंस भाई अपने पूरे ट्राइबल चीफ ऑरा के साथ यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर वो अपने पुराने स्टाइल में ही उसी तरीके से जिमी ऊसो से माइक भी मांगते हैं, और माइक ले लेते हैं रोमन रेंस। और उसके बाद रोमन रेंस कहते हैं कि चलो चीजों को उसी तरीके से स्टार्ट किया जाए जैसे हम करते थे। इतना आसान तो नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी चलो ग्रीनविल सिटी मेरे साथ जुड़ जाओ और एक्नॉलेज करो जिमी ऊसो को। हाँ सही सुना, जॉइन मी एंड एक्नॉलेज बिग जिम। तो भाई ऐसा रोमन रेंस कहते हैं, और ऐसे शब्द भाई रोमन रेंस के मुंह से सुनना भाई ये तो सपने में भी मुमकिन नहीं था भाई। लेकिन भाई लोगों का रिएक्शन भी बड़ा अजीब सा था। पहले में भाई वो ज्यादा एक्नॉलेज नहीं करते, लेकिन उसके बाद कर लेते हैं। लेकिन भाई जिमी ऊसो भी पूरी वाइब में आ जाता है, और वो भी भाई खुद ट्राइबल चीफ बनने की कोशिश करता है, माइक मांगने लगता है रोमन रेंस से भाई, जैसे पहले भी इसने एक बार ट्राई किया था लेकिन रोमन ने नहीं दिया था, इस बार भी नहीं देते हैं, ताली बजा देते हैं भाई। तो भाई ये काफी फनी मोमेंट यहाँ पर चल रहे थे। लेकिन उसके बाद भाई रोमन रेंस फॉर्म में आ जाते हैं, और वो कहते हैं, उसके बाद भाई रोमन रेंस जो है अपनी पुरानी बातें दोहराने लगते हैं ब्लड लाइन एरा की, जब सब कुछ सही था। रोमन रेंस जो है अपने आप को गॉड मानते थे कि वो हैं, उन्होंने ऐसा माना था वो गॉड हैं, और उन्हें जो है अब ये चीजें पसंद नहीं है जिस तरीके से अब चीजें चल रही हैं, आउट ऑफ कंट्रोल रहना, चीजों को खुद से मैनिपुलेट करना, क्योंकि उनके पास वाइस मैन नहीं है, और ये सब उन्हें पसंद नहीं है। क्योंकि रोमन रेंस ये सब चीजों के लिए नहीं बना है, वो एक ट्राइबल चीफ है, और क्योंकि रोमन रेंस ट्राइबल चीफ है इसलिए रोमन रेंस को वो सारी चीजें चाहिए जो रोमन रेंस चाहते हैं उनके पास हो। वो अपनी सारी चीजें वापस लेना चाहते हैं हर किसी से। और इसके बाद वो जिमी से पूछते हैं कि वो सब क्या बातें थी, तुमने कहा था कि तुम्हें कमरा चाहिए, मैंने तुम्हें घर दिला दिया था, हम जो है टॉप पर हुआ करते थे, हमने सारी के सारे टाइटल्स को अपने हाथों में लिया था, हर पूरे रोस्टर पर हम राज करते थे, क्योंकि हमने डिसाइड किया था कि हम एक हैं, हम ही इकलौते हैं यहाँ पर, वी द वंस हैं। लेकिन जिमी ऊसो पीछे से बैकग्राउंड से कहता है कि नहीं, हम एक नहीं है। तो जिमी ऊसो समझाते हैं कि देखो मेरे भाई, मैं कल रात आया तुम्हारी मदद करने के लिए, क्योंकि तुम्हें मदद की जरूरत थी, तुमने मुझसे मदद मांगी नहीं थी, मैं खुद से आया तुम्हारी मदद करने के लिए क्योंकि तुम्हें जरूरत थी। और समझो इस बात को, हम जो है यहाँ पर सिर्फ हम दो ही हैं, और हम वो अकेले नहीं कर सकते जो वो कर सकता है, हमें उस एक बंदे की जरूरत है ये सब चीजों को हैंडल कर सकता है। जिसके बाद भाई पूरा अरीना जो है हीट हीट चिल्लाने लगता है, क्योंकि यहाँ पर किसी एक और बंदे की बात हो रही है जो आकर रोमन रेंस और जिमी ऊसो की मदद करे। तो यहाँ पर रोमन रेंस कह देते हैं नो हीट, क्योंकि सबको लग रहा है कि वो जे ऊसो है। जिसके बाद जिमी ऊसो कहते हैं कि देखो समझो मेरे भाई, इस पूरी फैमिली में सिर्फ एक मैं ही हूँ, तुम अपने आप को ट्राइबल चीफ मानते हो तो कहाँ है तुम्हारी उलाफला, कहाँ है तुम्हारा ट्राइब, वो सब नहीं है अभी तुम्हारे पास। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही इंसान है जो अभी भी तुम्हें एक्नॉलेज करता है, और वो मैं हूँ। इस पूरी फैमिली में सिर्फ इकलौता मैं हूँ जो तुम्हें एक्नॉलेज करता है, इस बात को ध्यान रखना। जिसके बाद जिमी ऊसो यहाँ से चले जाते हैं, और रोमन सिर्फ टेढ़ी निगाहों से देख रहे होते हैं जिमी ऊसो को जाते हुए। तो इन सब चीजों के बारे में हम जो है एंड में बात करेंगे वीडियो में, यहाँ पर चीजें क्या हुई है, इनके आउटकम्स के बारे में। वेल इसके बाद भाई जिमी ऊसो चलते चलते जाते हैं बैक स्टेज में, जहाँ पर कोडी रोड्स उन्हें मिलते हैं, और उनसे कहते हैं कि और भाई कैसा है। कोडी रोड्स कहते हैं कि हाँ मैं तो सही हूँ, तू बता, तूने मेरी मदद की कल रात, तो उसके लिए बहुत शुक्रिया। वेल जिमी ऊसो कहते हैं कि देखो कोई बात नहीं, वो तो मैं आ गया था बस मदद करने, लेकिन इससे ज्यादा मुझसे उम्मीद मत रखना, और मैं देख रहा हूँ कि तुम जो है काफी बढ़िया चीज को संभाले हुए हो, तो इसके ऊपर ध्यान दो। और कोडी कहते हैं कि तुम जो
आज सोलो से लड़ने वाले हो तो ठीक है, तो वो तुम उससे लड़ सकते हो, वो वैसा ही है जैसा तुम उसे छोड़ के गए थे। और उसे कहते हैं यहाँ फैमिली बिजनेस है, मैं संभाल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। वेल इसके बाद शो के ऊपर एक वुमेन्स टैग टीम मैच होने वाला है, जिसके लिए भाई एंट्रेंस तो करते हैं ये NXT के सुपरस्टार, लेकिन यहाँ पर केविन ओवंस बीच में आ जाते हैं क्योंकि केविन ओवंस को बैन किया गया है स्मैकडाउन पर आने के लिए। और वो माइक उठाकर कहने लगते हैं कि सब लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैंने उसे धोखा क्यों दिया, तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो, मैंने उसे धोखा नहीं दिया। अरे मेरा माइक बंद हो गया भाई, केविन ओवंस के साथ हुआ था भाई, केविन ओवंस का माइक ही बंद कर दिया था ताकि वो कुछ कह ना पाए। जिसके बाद कमेंटेटर्स का माइक लेकर केविन ओवंस ने अपनी बात पूरी की कि कोडी रोड्स ने मुझे धोखा दिया है, तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो, उसने मुझे धोखा दिया। जिसके बाद कोडी रोड्स यहाँ पर आ जाते हैं लड़ाई के लिए, तो यहाँ पर भाई बहुत सारे ऑफिशियल्स आ जाते हैं जो कोडी रोड्स को एक तरफ से संभाल रहे होते हैं और एक तरफ से केविन ओवंस को संभाल रहे होते हैं, लेकिन पीछे से रैंडी ऑर्टन भी आ जाते हैं भाई कोडी रोड्स के आसपास। और कोडी रोड्स को कहने लगते हैं कि तुम रुको, मैं संभालता हूँ सब कुछ, मैं फिक्स करूंगा सब कुछ, तुम टेंशन मत लो। तो भाई रैंडी ऑर्टन जो है रिंग के अंदर जाते हैं, केविन ओवंस से बात करने का ट्राई करते हैं, लेकिन भाई केविन ओवंस तो भाई फाइट ओवंस फाइट, उसका दिमाग तो भाई घुटने में ही रहता है हमेशा। तो यहाँ पर केविन ओवंस क्या करते हैं भाई, वो एक कोहनी मार देते हैं, वो भी रैंडी ऑर्टन को भाई झड़प में। जिसके बाद रैंडी ऑर्टन आकर सीधा एक मुक्का बजा देते हैं केविन ओवंस के मुंह के ऊपर भाई। जिसके बाद भाई केविन ओवंस तो हैरान परेशान भाई पूरी तरीके से, और रैंडी ऑर्टन भी भाई बहुत निराश थे कि उन्होंने अपने ही दोस्त के ऊपर हाथ उठाया। जैसे कि भाई रैंडी ऑर्टन को भाई अपने दोस्तों के ऊपर हाथ उठाने में काफी शर्म आती है। तो भाई ऐसा रैंडी ऑर्टन का रिएक्शन भाई पहले तो हमने कभी नहीं देखा था, लेकिन इस बार भाई चीजें अलग चल रही हैं। तो भाई केविन ओवंस तो यहाँ पर बैक स्टेज चले जाते हैं और रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स भी बैक स्टेज में होते हैं ऑल्डिस के साथ। और निक ऑल्डिस और रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स को समझाते हैं कि देख भाई तेरे पास और भी बहुत सारे काम है, तुझे जो है क्राउन ज्वेल में इस चैंपियनशिप को जाकर रिप्रेजेंट करना है, स्मैकडाउन को रिप्रेजेंट करना है। निक ऑल्डिस कहते हैं कि मुझे वो टाइटल जो है स्मैकडाउन पर चाहिए, तो तू समझ इस बात को। रैंडी ऑर्टन भी यही समझाते हैं कि देख केविन ओवंस के साथ जो भी कुछ चल रहा है उसे मैं संभाल लूंगा, तू टेंशन मत ले, तू जा ये टाइटल रख और जा घर जाके आराम कर, क्राउन ज्वेल के ऊपर ध्यान। जिसके बाद भाई कोडी रोड्स तो यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन निक ऑल्डिस जो रैंडी ऑर्टन से कहते हैं कि देखो तुम अपने आप को कितने बदल गए यार, मतलब कि भाई रैंडी ऑर्टन के ऊपर किसी को विश्वास ही नहीं होता कि भाई ये बंदा भी अच्छा बन सकता है। लेकिन भाई वो तो हम सब जानते हैं एंड में कौन अच्छा और कौन बुरा बनने वाला है। लेकिन इसके बाद भाई निक ऑल्डिस जो है यहाँ पर स्ट्रीट प्रॉफिट और DIY के झगड़े में फंस जाते हैं कि हमें फिर से अपॉर्चुनिटी चाहिए, लेकिन निक ऑल्डिस मना कर देते हैं कि भाई तुम लोगों को फिर से टैग टीम अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती। जिसके बाद भाई निक ऑल्डिस को कुछ आवाजें आती है, तो वो जाकर चेक करने के लिए जाते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स को भी साथ में ले जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि रैंडी ऑर्टन के ऊपर अटैक कर दिया है केविन ओवंस ने, वो भी पार्किंग लॉट में बुरी तरीके से। केविन ओवंस रैंडी ऑर्टन को बजा रहे और कह रहे हैं कि अब तुम कह रहे हो कि साइड चुननी है, तुम साइड पहले ही चुन चुके हो, तुमने गलत साइड चुनी है रैंडी ऑर्टन। ऐसा केविन ओवंस रैंडी ऑर्टन को कहते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। रैंडी ऑर्टन को मेडिकल के लिए यहाँ से उठाकर ले जाते हैं भाई निक ऑल्डिस। तो भाई देखो केविन ओवंस ये सब क्यों कर रहा है वो हम सब जानते हैं कि कोडी रोड्स ने रोमन रेंज से हाथ मिलाया, उस बंदे से हाथ मिलाया जिसके साथ केविन ओवंस की कभी नहीं बनती। केविन ओवंस जब भी अच्छा होता है तो वहां पर रोमन रेंज बुरा होता है, लेकिन जब रोमन रेंज अच्छे बन जाते हैं तो केविन ओवंस बुरे बन जाते हैं। ये भाई WWE में हमेशा से यही रूल रहा है। ये दोनों कभी भी सेम टाइम पर एज अ फेस नहीं रहे, सेम टाइम पर हील नहीं रहे, दोनों का भाई कैरेक्टर स्विच होता रहता है। जब केविन हील होता है तो रोमन रेंज फेस होता है, तो इस वजह से इनकी दुश्मनी चलती रहती है। तो ऐसे में भाई केविन ओवंस के सामने रोमन रेंज है और रोमन रेंज का साथ अगर कोई दे रहा है तो वो भी केविन ओवंस का दुश्मन है। इस वजह से कोडी रोड्स भी फिलहाल के टाइम पर केविन ओवंस का दुश्मन है। इसीलिए वो समझता है कि केविन ओवंस यही समझता है कि कोडी रोड्स ने उसको धोखा दिया है। और अब रही बात रैंडी ऑर्टन की, तो रैंडी ऑर्टन भी कोडी रोड्स के साथ है। दैट मींस ऑटोमेटिकली रैंडी ऑर्टन जो है वो रोमन रेंज के साइड हो गए। इस वजह से यहाँ पर केविन ओवंस रैंडी ऑर्टन के भी खिलाफ जा चुके हैं और आगे जाकर हमें रैंडी ऑर्टन वर्सेस केविन ओवंस के मैचेस भी देखने को मिलेंगे, जो कि हमें पहले भी देखने को मिल चुके हैं, लेकिन इस बार अलग तरीके से। तो भाई केविन ओवंस का ये जो कैरेक्टर है वो काफी बढ़िया है। फाइट ओवंस फाइट वाला जो कैरेक्टर है ना भाई केविन ओवंस का, वो एक अलग ही तरीके का है। ये चीज जो है हमेशा ही मिस करता था मैं, केविन ओवंस को लाइमलाइट मिलनी चाहिए थी और अब जो है वो मिल रही है उसको। तो रैंडी ऑर्टन की रही बात, तो भाई इनका टाइम तो काफी टाइम बाद आएगा, क्योंकि ये बंदा जो है कुंडली मारकर आराम से प्रतीक्षा करेगा कि कब जो है सही टाइम आएगा और मैं डसूंगा। तो भाई ये बिल्कुल एंड में जाकर होगा, जब सब कुछ खत्म हो चुका होगा, सबको लगेगा भाई सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन अचानक से रैंडी ऑर्टन डस ही लेंगे भाई कोडी। तो बस उसी टाइम का इंतजार है भाई जब रैंडी ऑर्टन टर्न करेंगे कोडी रोड्स के ऊपर और फिर वो हमें मैच देखने को मिलेगा, क्योंकि वो एक लेजेंडरी मैच होगा। लेकिन मैच की बात करें तो भाई इसके ऊपर शो के ऊपर एक टैग टीम वुमेन्स मैच होने वाला था ना, वुमेन्स टैग टीम मैच, वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। तो भाई जेड गार्गिल और बियांका बेलेर बैक स्टेज में चेल्सी ग्रीन और डूड्रॉप से बात करती है और वो उनसे कहते हैं कि जाकर देखो हम कैसे जीतते हैं। तो रिंग साइड पर खड़ी हो जाती है चेल्सी ग्रीन और डूड्रॉप या पेपर नेविन जो भी है। इसके बाद बियांका बेलेर और जेड गार्गिल का मैच होता है यहाँ पर NXT से आए हुए जकारा जैक्सन और लेस लेजेंड से भाई, जहां पर घंटी बजते ही ये दोनों भाई ट्रेंडो टैग टीम मैच की तरह इसकी मैच की शुरुआत कर देते हैं और काफी फास्ट फॉरवर्ड ये मैच चलता है भाई। स्टार्टिंग में तो ये दोनों NXT वाले धो रहे होते हैं भाई बिल्कुल पूरी तरीके से बियांका बेलेर और जेड गार्गिल, लेकिन चेल्सी ग्रीन भाई क्यों भाई, चेल्सी ग्रीन ने क्या बिगाड़ा भाई, रिंग साइड पर जाकर फालतू में चेल्सी
चेल्सी ग्रीन के ऊपर बजा देती है बिग बूट, ये भाई जैक्सन जो भी है, और रिंग के अंदर जैसे ही आती है तो भाई बियांका ब्लेयर और जेड गार्गिल अपना फिनिशर हिट करके इस मैच को जीत जाती हैं और रिटेन कर लेती हैं अपनी वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप्स को। तो भाई इन चैंपियनशिप की अगर बात करूं तो भाई ये इन्हीं के पास रहनी चाहिए जब तक इन दोनों का ब्रेकअप नहीं हो जाता। लेकिन भाई इस मैच की सबसे बुरी बात भाई चेल्सी ग्रीन को क्यों मारा, भाई उसने क्या बिगाड़ा है? भाई जो देखो भाई चेल्सी ग्रीन के ऊपर बजा के चला जाता है, भाई छोड़ दिया करो उसे। वेल इसके बाद शो के ऊपर यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए एलन नाइट वर्सेस कार्मेलो हैव्स का एक मैच भी होता है जो कि शो का ओपनिंग मैच था एक तरीके से, लेकिन वीडियो में थोड़ा लेट हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन ये मैच काफी जबरदस्त होता है। एलन नाइट स्टार्टिंग में भाई पूरा कंट्रोल रखते हैं इस मैच में, जहां पर भाई रिंग साइड पर अंदरादे भी आ जाते हैं भाई इस मैच में, इस मैच को देखने के लिए, जो कि शायद कार्मेलो के लिए ज्यादा खुशी की बात तो नहीं थी। वेल एंड में यहाँ पर एलन नाइट टॉप रोप से अपना एल्बो ड्रॉप लगाते हैं, उसके बाद जाते हैं BFT के लिए, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे रिवर्सल होते हैं भाई, रिवर्सल्स पर रिवर्सल होते जा रहे होते हैं। यहाँ पर कार्मेलो इस फॉर्म में होते हैं, वो टॉप रोप पर चढ़ जाते हैं, लेकिन भाई एक टाइम के लिए उनका ध्यान जो है अंदरादे के ऊपर चला जाता है, जिस वजह से नीचे से एलन नाइट हट जाते हैं और उसके बाद फिर से रिवर्सल गेम चलता है। लेकिन एंड में इस रिवर्सल गेम को जीत जाते हैं LA नाइट, क्योंकि वो लगा देते हैं यहाँ पर एंड में BFT और पिन करके इस मैच को जीत कर रिटेन कर लेते हैं अपनी यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप को। और अंदरादे काफी खुश होते हैं इस बात से, और कार्मेलो हैव्स बेचारे परेशान होते हैं, जिसे चिढ़ाकर यहाँ से चले जाते हैं। अंदरादे की तरह कुछ नहीं हो सकता। जिन सब चीजों से परेशान होकर कार्मेलो हैव्स जाते हैं बैक स्टेज में, निक ऑल्डिस से बात करते हैं और निक ऑल्डिस को कहते हैं कि तुमने कहा था मेरे एक फेयर एंड स्क्वायर मैच होगा, तो अंदरादे वहां पर क्या कर रहा था? जिसके बाद निक ऑल्डिस कहते हैं कि देखो बात यह है कि ये तुम्हारा पंगा है, लेकिन अगर सही से सोचा जाए तो तुम्हारा और अंदरादे का जो है 3-3 पर मामला फंसा हुआ है। तो एक काम करते हैं, अगले हफ्ते जो है तुम्हारा एक और मैच करते हैं, जो भी जीतेगा उसे मिलेगा यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए एक मौका। सही है। जिसके बाद कार्मेलो यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आ जाते हैं सेंटोस एस्कोबार। काफी टाइम बाद स्क्रीन पर दिखते हैं भाई सेंटोस एस्कोबार। तो वो आकर निक ऑल्डिस से पूछते हैं भाई तुम हमेशा जो है एक सर्कल में घूमते रहते हो, कभी कार्मेलो को मौका देते हो, कभी अंदरादे को, तो ये चलता क्या रहता है यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए? निक ऑल्डिस कहते हैं कि तुम्हें भी तो मिला था ना चैंपियनशिप के लिए मौका, तुमने क्या उखाड़ लिया? तो सेंटोस एस्कोबार कहते हैं कि मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, देखो मेरे साथ भी कुछ बंदे रहते हैं, लोस लुथारियोस हैं, ये मोहतरमा है, इनको भी दो कुछ यार। यहाँ पर निक ऑल्डिस कहते हैं कि ठीक है, मैंने काफी एक बढ़िया चीज सोची है लोस लुथारियोस के लिए। अगले हफ्ते ये दोनों जो है एक टैग टीम मैच में कंप्लीट करेंगे, जिसमें इनके जो अपोनेंट्स होंगे उन्हें मैं चूज करूंगा और वो काफी स्पेशल होने वाले हैं। वो मैं तुम्हें अगले हफ्ते ही बताऊंगा कि वो कौन होने वाले हैं, शायद तुम्हें मैच के दौरान ही पता चलेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होने वाले हैं और वो मैच भी काफी बढ़िया होगा। तो यहाँ से हमें ये तो पता चल जाता है कि भाई एक मिस्ट्री टैग टीम आने वाली है अगले हफ्ते शो के ऊपर, और हमें पता भी चल चुका है कि वो कौन होने वाला है। भाई इतना खुला खुला टीज करोगे तो सबको पता चल जाएगा भाई। पिछले स्मैकडाउन और उससे पिछले स्मैकडाउन पर मैंने तुम्हें बताया था कि भाई मोटर सिटी मशीन गन्स नाम की जो टैग टीम है वो आने वाली है स्मैकडाउन पर बहुत जल्द, और उनका जो इस बार का जो फुटेज था उसमें नेक्स्ट वीक लिखा हुआ था, यानी कि अगले हफ्ते वो आने वाले। अगले हफ्ते के ऊपर भाई लॉस लोथारियोस का मैच होने वाला अगेंस्ट एक मिस्ट्री टैग टीम। तो वो कौन हो सकती है? ऑफ कोर्स नॉट भाई, वो यही होने वाले हैं। मोटर सिटी मशीन गन्स का डेब्यू होने वाला है अगले हफ्ते स्मैकडाउन पर, तो देखेंगे, देख लेना भाई वो कौन है और क्या करते हैं। मैं भी थोड़ा बहुत एक्साइटेड तो हूँ भाई इस चीज के लिए, क्योंकि भाई अगर इस तरीके से टीज करके इतना बड़े लेवल पर दिखा रहे हो भाई, तो देखते हैं कि भाई तुम उनको बुक कैसे करते हो और वो कौन है और क्या जलवा दिखाते हैं। वेल इसके बाद शो के ऊपर ट्रिफनी स्ट्रैटन और नाया जैक्स आती है, क्योंकि नाया जैक्स का भाई क्राउन जूल में चैंपियन वर्सेस चैंपियन वाला मैच होने वाला है क्राउन जूल चैंपियनशिप के लिए। तो उसी की स्टेटमेंट देने के लिए वो यहाँ पर कहते हैं कि मैं क्राउन जूल में जाऊंगी, उस लिव मॉर्गन को एक बहुत ही बेहतरीन अनायालेट करूंगी पूरी तरीके से, जैसे मैंने बेली को किया। बेली काफी बेहतरीन कंटेंडर थी मेरे लिए, लेकिन अब वो मेरे पीछे नहीं है, लेकिन उसी तरीके से मैं जो है लिव मॉर्गन को भी अनायालेट करने वाली हूँ और उसके बाद क्राउन जूल चैंपियन बन जाऊंगी। लेकिन उसके बाद होगा यहाँ पर ट्रिफी टाइम, क्योंकि ट्रिफनी स्ट्रैटन कैश इन करके बनेगी वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन। तो भाई ये सारी बातें वो ट्रिफनी को बताती तो है नाया जैक्स यहाँ पर, लेकिन भाई उस वे में नहीं जिस तरीके से मैंने बताया, इतने आराम से अच्छे से। वो यहाँ पर ट्रिफनी को भाई थोड़ा टॉर्चर करके बताती है, उसे हुक्म देती है कि तुझे यही करना है, तुझे वहां पर उसके ऊपर कैश इन करना है। तो भाई मैं तुम्हें स्पॉइलर दे देता हूँ, वहां पर ये सब कुछ होगा जो नाया ने कहा, लेकिन वो नाया के ऊपर ही होगा। तो जिसके बाद भाई इन सब चीजों से बोर होकर यहाँ पर नायोमी बाहर आ जाती है और नायोमी आकर याद दिलाने लगती है नाया जैक्स को कि मैंने जो है तुम्हें पिन किया था पिछले हफ्ते, अगर तुम्हें याद हो तो उस हिसाब से जो है मुझे तुमसे एक मैच मिल सकता है। तो नाया जैक्स कहती है कि देखो मुझे एक बंदे ने नहीं 2 बंदियों ने पिन किया था, तुम्हें याद हो तो, और मैं जानती हूँ तुम मुझे अकेले तो कभी नहीं हरा सकती, तुम्हें किसी न किसी की मदद ही लगेगी। नायोमी कहने लगती है कि तुम भी तो हमेशा मदद ही मांगती हो ना, हमेशा ट्रिफनी की वजह से तुम चैंपियन बनती हो। तो नाया जैक्स कहती है कि मैं तुमसे बिल्कुल पक चुकी हूँ बार बार तुम्हें यहाँ पर मेरे सामने देखकर, तो इससे अच्छा यही है कि मैं आज तुम्हें एनालाइट कर देती हूँ, एक रेफरी को यहाँ पर भेजो, अभी के अभी मैं तुम्हारी धज्जी उड़ाऊंगी। जिसके बाद यहाँ पर रेफरी तो आ जाता है, लेकिन भाई मैच स्टार्ट होने से पहले यहाँ पर लिव मॉर्गन की एंट्रेंस हो जाती है। लिव मॉर्गन भाई रॉ से यहाँ पर आ जाती है रखेल को साथ लेकर, और उसके साथ भाई डोमिनिक मिस्टीरियो भी होते हैं, और यहाँ पर
लिव मॉर्गन कहते हैं कि नाया जैक्स, जिससे पहले कि तुम अपनी भसड़बाजी शुरू करो मेरी बात सुनो, आज तुम जो है इस मैच में बुरी तरीके से हारने वाली हो और बिल्कुल उसी बुरी तरीके से जो है तुम क्राउन जूल में भी हारोगी और मैं फिलहाल जो है यहाँ पर देखूंगी तुम कैसे हारो। तो यहाँ पर रिंग साइड पर बैठ जाती हैं लिव मॉर्गन, रखेल और डोमिनिक मिस्टीरियो। शो के ऊपर नाया जैक्स वर्सेस नाओमी का एक मैच स्टार्ट होता है। नाओमी बहुत कोशिश करती है कुछ करने की, लेकिन घंटा कुछ नहीं कर पाती है क्योंकि नाया जैक्स के सामने उनकी एक नहीं चलती है। नाया जैक्स भाई पूरी फुल फॉर्म में थी इस मैच में, तो यहाँ पर बुरी तरीके से धोती है भाई नाओमी को। जब मैच जाता है रिंग साइड पर तो वहां पर नाया जैक्स जो है एक समॉन ड्रॉप हिट कर देती है नाओमी को। उसके बाद ट्रिफनी स्टैटन मैच में आने की कोशिश करती है, वो एक बैंक से यहाँ पर नाओमी के ऊपर हिट करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर रखेल जो है उस बैंक को छीन लेती है ट्रिफनी स्टैटन से और ट्रिफनी जब मांगती है वापस तो नहीं देती है भाई रखेल। जिसके बाद नाओमी ट्रिफनी को एक किक बजा रिंग के अंदर चली जाती है नाया जैक्स से लड़ने के लिए। मैच चलता रहता है। उसके बाद टॉप रोप पर जब मामला जाता है तो यहाँ पर एनाइलेट करने के लिए तैयार होती है नाया जैक्स, लेकिन मैच में इंटरप्ट करने लगती है रखेल और नाया जैक्स को आकर एक बैंक से हिट करके चली जाती है लिव मॉर्गन, जिसका फायदा उठाकर नाओमी लगाती है एक टॉप रोप से ही पावर बम और पिन कर लेती है फंसा के बुरी तरीके से। 1-2-3 नाओमी इस मैच को जीत जाती है। नाया जैक्स को हरा दिया भाई, वो भी किसकी मदद से, लिव मॉर्गन, डोमिनिक मिस्टीरियो और रखेल रॉड्रिगेज की वजह से। तो भाई कुछ तो अच्छा काम किया इन गधों ने, लेकिन भाई इतना अच्छा कैसे चलेगा सब कुछ। यहाँ पर भाई इनके पीछे पीछे रिया रिफली भी आ चुकी है स्मैकडाउन पर और वो यहाँ पर आकर इन तीनों को बुरी तरीके से धोने लगती है। लिव मॉर्गन जो है बचकर रिंग के अंदर जाती है, लेकिन वहां पर नाया जैक्स होती है रिंग के अंदर, तो वहां पर भी फंस गई। लेकिन यहाँ पर रिया रिफली जो है आकर एक बिग बूट बजा देती है, वो भी नाया जैक्स को, वैसे गलती से लगी थी। उसके बाद जब लिव मॉर्गन को धोने लगती है तो यहाँ पर रखेल और डोमिनिक मिस्टीरियो लिव मॉर्गन को रिया रिफली से बचाकर निकल लेते हैं। तो भाई नाया जैक्स के साथ आज कुछ ऐसा हुआ कि भाई मंदिर की घंटी बन गई थी, जिससे भाई कोई भी आकर बजा के जा सकता है। क्योंकि भाई पहले तो अपने प्रोमो वॉर को ही हार गई, क्योंकि उसमें भाई नाया जैक्स की तो कहीं से भी नहीं चली, सब कुछ मैनिपुलेट कर लिया था। और उसके बाद जब मैच हुआ तो उसमें भी हार गई और फिर उसके बाद रिया रिफली से भी पिट गई, तो नाया जैक्स तो बस पिटी ही है। जिसके बाद शो का मेन इवेंट होता है सोलो सिकोआ वर्सेस जिमी ऊसो का मैच, जिसमें दोनों एंट्रेंस तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद भाई सोलो सिकोआ के प्रवचन स्टार्ट हो जाते हैं। जिमी को कहने लगता है कि यहाँ पर देख सब कुछ बदल चुका है, ये सब लोग मुझे एक्नॉलेज करते हैं, तुझे भी मुझे एक्नॉलेज करना चाहिए, यहाँ पर एक नई ब्लड लाइन है और हम है वी द वंस। जिसके बाद भाई जिमी ऊसो इसकी प्रवचन नहीं सुनना चाहता, तो वो यहाँ पर अपर कट्स और पंचेस से बजाने लगता है सोलो सिकोआ को। उसके बाद एक सुसाइड डाइव भी लगाता है, तो शुरुआत तो काफी अच्छी कर लेता है, लेकिन उसके बाद जेकब फाटू और ब्लड लाइन क्योंकि रिंग साइड पर खड़ी है तो वो भारी पड़ती है। उनके इंटरप्शन के चलते भाई हर बार जिमी ऊसो जो है पिटता ही रहता है पूरे मैच में। कई बार पलटवार का ट्राई करता है लेकिन नहीं कर पाता है। एंड में भाई ब्लड लाइन जो है रिंग के अंदर ही आने का ट्राई करते हैं, तो उन्हें साइड करके पूरे मोमेंटम में आ तो जाता है जिमी ऊसो। सोलो सिकोआ को एक सुपर किक, उसके बाद समोन ड्रॉप बजाकर जब टॉप रोप पर चढ़ता है ऊसो स्प्लैश के लिए, तो यहाँ पर एक साइड से रेफरी को उलझा लिया और दूसरी साइड से जेकब फाटू अपना काम करके चला गया, जिसके चलते भाई समोन स्पाइक बजाकर यहाँ पर विन करके इस मैच को जीत जाते हैं सोलो सिकोआ। और उसके बाद यहाँ पर ब्लड लाइन अटैक करने लगती है जिमी ऊसो के ऊपर, तो यहाँ पर आ जाते हैं भाई, आ गया भाई, भाई आ जाता है बचाने के लिए, क्योंकि ओटीसी इज हियर। ओटीसी भाई पूरे एग्रेशन में आते हैं और रिंग साइड पर ही पहले तो जेकब फाटू को एक सुपरमैन पंच लगाते हैं, रिंग के अंदर जाते हैं, तामा तोंगा को रिंग साइड पर फेंकते हैं, तोंगा लोआ को एक सुपरमैन पंच बजाते हैं। उसके बाद तामा तोंगा फिर से आने का ट्राई करता है, तो उसे भी एक और सुपरमैन पंच मिलता है। और उसके बाद यहाँ पर रोमन रेंस और सोलो सिकोआ रिंग के अंदर अकेले होते हैं, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। तो यहाँ पर पीछे से जेकब फाटू आ जाते हैं और वो रोमन रेंस के ऊपर अटैक कर देते हैं। रोमन रेंस को भाई एक हिप अटैक भी लगाते हैं यहाँ पर जेकब फाटू, जिसके बाद रोमन रेंस तो भाई ढेर हो चुके हैं। जिमी ऊसो आते हैं तो भाई उसे एक सुपर किक मिलती है। उसके बाद टॉप रोप से अपना मूल सॉल्ट लगाते हैं जेकब फाटू जिमी ऊसो के ऊपर, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं यहाँ पर जिमी ऊसो को। उसके बाद रोमन रेंस को उठाते हैं और यहाँ पर सोलो सिकोआ लगाते हैं समोन स्पाइक रोमन रेंस को बुरी तरीके से। उसके बाद यहाँ से निकल लेते हैं, क्योंकि पता है भाई अगर रोमन उठ गया तो फिर से पीट देगा। तो यहाँ से भाई सोलो सिकोआ अपनी उला फला पहनते हैं और निकल लेते हैं। और रिंग के अंदर जिमी ऊसो रोमन रेंस को समझा रहे थे कि समझो मेरे भाई, हमें जरूरत है उस बंदे, हमें वो चाहिए, वही हमारी मदद कर सकता है, समझ इस बात। लेकिन रोमन रेंस तो भाई दर्द में तो कुछ जवाब तो देते नहीं है। लेकिन इसके बाद ऑफ एयर में भाई कोडी रोड्स और डोमिनिक मिस्टीरियो का एक मैच होता है, जिसमें कोडी रोड्स एंड में यहाँ पर कोडी कटर और उसके बाद क्रॉस रोड्स लगाकर इस मैच को जीत जाते हैं ऑफ एयर में। और भाई तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है इन सब चीजों के बारे में कमेंट में। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।